Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our new module International and Relations. अब इसमें जितने करंट अफेयर्स डेवलपमेंट्स है वो हमें पढ़ना है क्योंकि प्रीवियस मॉड्यूल में हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस देखा, सारे करंट अफेयर्स चीज को हमने समझा, सारे डिस्कशंस किए. नाउ दिस इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके सारे करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हमें पढ़ना. इन प्रीवियस वीडियो हमने अप्रोच बताया था कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, द इम्पॉर्टेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को लेकर एंड मिसलेनियस वन. नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला मॉड्यूल का सब मॉड्यूल पार्ट था उसमें पढ़ेंगे. तो आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे वो है ब्रिक्स. हमेशा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिएगा तो हमें ऑर्गेनाइजेशन पे एक सवाल जरूर रहता है. G20 को लेकर हमेशा पूछा गया, क्वाड को लेकर पूछा गया. तो दिस टाइम ब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए. ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ, ब्रिक्स में नया समिट हुआ इन रसिया, द लेटेस्ट समिट. ट्रम्प जैसे पावर में आए, डी डॉलराइजेशन को लेकर, ब्रिक्स को लेकर पर्टिकुलर उन्होंने कमेंट बोला. उन्होंने बोला कि अगर ब्रिक्स ऐसा कुछ करती है, डी डॉलराइजेशन को लेकर आगे कुछ करती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ट्रेड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाएगा, 100% कर दिया जाएगा. द न्यू एंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया का जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, चाइना का डोमिनेंस, द लॉट्स ऑफ थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. और ये वीडियो से आप सारे चीज को समझ जाइएगा ब्रिक्स को लेकर. तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है करंट डेवलपमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर. नाउ विल टुडे स्टार्ट फ्रॉम ब्रिक्स. तो ब्रिक्स का एक्रोनिम आपको पता है, इसका अगर फुल फॉर्म है तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. एंड दिस टर्म कॉइंड बाय जिम ओ'नील, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे. उन्होंने 2001 में इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था, ब्रिक. उस समय साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं था. तो वी अंडरस्टैंड द टाइमलाइन, एंड जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट हुए थे जैसे फोर्टलेजा डिक्लेरेशन, वो हमें थोड़ा सा समझना है कि अंडरस्टैंड व्हाई द नीड ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स का बनने का कारण क्या था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. तो ये सारा चीज हमें डिक्लेरेशन से समझ में आएगा. इफ वी सी द टाइमलाइन रिगार्डिंग ब्रिक्स इंफॉर्मेशन, दिस इज द 2006 इनफॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक इन रसिया. तो यहां से ये चीज शुरू होता है. एंड 2009 द फर्स्ट समिट वी कैन से ब्रिक का कहां हुआ था, रसिया में हुआ था. अगेन 2010 द न्यू मेंबर इंक्लूडेड, जो साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड. तो ये शुरू हो रहा है 2001 से, जहां पे इसे कॉइन किया गया था टर्म, और ये शुरू होता है 2010. तो पहला 2009 में एक पहला सबमिट होता है एंड 2010 में साउथ अफ्रीका इंटर. तो नाउ दिस बिकेम द ब्रिक्स. तो ये बेसिक टाइमलाइन है जो आप पढ़े ही होंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट है, इन 2014 ये बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट है, द फोर्टलेजा सबमिट, जो ब्राजील में हुआ था, जहां पे ब्रिक्स को एक इंपॉर्टेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, एंड CRA, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. तो ये भी हम समझेंगे क्यों दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इन ब्रिक्स. नेक्स्ट 2023 15th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका. और यहां डिसाइड हुआ कि देयर इज द एक्सपेंशन इन ब्रिक्स. तो वो न्यू मेंबर एक्सपेंशन होने से क्या चेंजेस हुए, क्या जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट हुआ, तो वो चीज समझना. एंड द लास्ट 15th समिट, जो 16th समिट हुआ है इन रसिया. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टाइमलाइन रिगार्डिंग ब्रिक्स फॉर्मेशन. नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट वन. दिस इज द ब्रिक्स. जो मैंने कहा मैप से थोड़ा सा चीज आसान होगी. वी ऑलरेडी डिस्कस, जो आपने पढ़ा है शुरू में, कि रसिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, साउथ अफ्रीका, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स. ओके. फिर जो न्यू कंट्रीज इंक्लूड किए गए, UAE, इथोपिया, ईरान, इजिप्ट. तो ये एक तरीके से फुल्ली मेंबर बन चुके हैं ब्रिक्स के. सऊदी अरबिया ने डिसाइड तो किया था, लेकिन येट दे आर नॉट फाइनलाइज्ड रिगार्डिंग कि ब्रिक्स के वो मेंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे. तो दिस ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग ब्रिक्स. तो ये हमने जो डिस्कशन किया था टाइमलाइन में, जिम ओ'नील, द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उन्होंने 2001 में नाम दिया था. 2006 में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स इंक्लूजन. दिस ऑल आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है. तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाते, जो मेन कोर पार्ट है उसमें हम आगे बढ़ते हैं. नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट ब्रिक्स कंट्रीज एंड देयर GDP.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राजील, सऊदी अरबिया, ये जो यहां तक आप समझिए, एक्सपेंशन से पहले ब्रिक्स क्या था एंड आफ्टर द एक्सपेंशन ब्रिक्स क्या बना। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट जीडीपी। तो आप ऐसे समझिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिक्स, ये लगभग एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रिगार्डिंग ब्रिक्स, कि ब्रिक्स का लगभग ये देखिएगा तो 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर्ड बाय ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लगभग 36% वर्ल्ड की जीडीपी यहां कवर करती है। वर्ल्ड जीडीपी अराउंड 30% हम बोलेंगे टेरिटरी कवर करती है ब्रिक्स कंट्रीज, एंड लगभग 20% वर्ल्ड्स या ग्लोबल ट्रेड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इतना इंपॉर्टेंट ग्रुप क्यों है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको समझना है, 40, 36%, 30% एंड 20%। तो दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स। जब ब्रिक्स नया नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, जब इसके चर्चे हो रहे थे, तो एक तरीके से जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स था, जो जियो पॉलिटिक्स था, वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रही थी। उनका ये कहना था दिस इज नॉट द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ एक चिटचैट बॉक्स बना हुआ है, एक चिटचैट ऑर्गेनाइजेशन है जो साल में एक बार मिलते हैं, चिटचैट करते हैं, बातचीत करते हैं और अपने अपने कंट्री चले जाते हैं। तो ये क्रिटिसाइज किया गया था बेसिकली बाय यूएसए रिगार्डिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स बनने का पिछले एक और इंपॉर्टेंट कारण है द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिक्स। जो आप जियो पॉलिटिक्स देखते होंगे, समझते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, यूएसए का, यूरोपियन यूनियन का जो वेस्टर्न जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है ग्लोबली। उसको भी काउंटर करने के लिए द न्यू अपकमिंग एंड इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज केम टुगेदर एंड टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने इस ग्रुप में जो फाउंडिंग मेंबर थे, दे ऑल आर द डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, और बेसिकली टू काउंटर द वेस्टर्न जियो पॉलिटिक्स। वेस्टर्न का हमेशा डोमिनेंस रहा है इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, यूएनओ हो, तो उसको भी काउंटर करने के लिए, डॉलर को काउंटर करने के लिए उनको लगा कि हमें पास भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हम एक तरीके से ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें, इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स। तो आज के डेट में ब्रिक्स इज वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू काउंटर geopolitics of western countries. So very important regarding this. Now we move the next part. What are the important pillars of cooperation of BRICS? जब हम pillars की बात करते हैं तो बेसिकली जब when we talk about the BRICS growth, कैसे ब्रिक्स काम करती, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स रिगार्डिंग ब्रिक्स। तो पहला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, दूसरा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एंड थर्ड इज द कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन। तो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी जो क्या चीज की बात करती है, टू काउंटर टेररिज्म, टू बेसिकली दे टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात की जाती है, इकोनॉमिक पीस की बात की जाती है, स्टेबिलिटी की बात की जाती है, और यहाँ तक दे वांट द इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट, द म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पे सॉवरेनिटी को लेकर और इंटीग्रिटी को भी लेकर है, कि एक छोटे कंट्रीज हो या बड़ी कंट्रीज हो, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करने की बात की गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉपरेशन पिलर है, दिस इज वेयर द ब्रिक्स स्टैंड। तो ब्रिक्स कैसे काम करती है ऑन दिस पिलर, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, जहां पे सिक्योरिटी की बात की गई है, टू काउंटर टेररिज्म की बात की गई है, उसको लेकर इंपॉर्टेंट सब ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, जैसे ब्रिक्स नेशनल, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जितने भी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं, साल में जब ब्रिक्स की मीटिंग्स होती है, तो जितने भी कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी डील करते होंगे, उस पोस्ट को जो होल्ड करते होंगे, उस साल में एक बार मिलते हैं रिगार्डिंग डिस्कशन टू कॉम्बैट टेररिज्म, फिनेंशियल फंडिंग रिगार्डिंग टेररिज्म को लेकर, कैसे पीस एंड स्टेबिलिटी लाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग BRICS. Now we move to the economic and financial. This is one of the important core principle और पिलर ऑफ ब्रिक्स। हम जब इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल की बात करते हैं तो सीधे हमारी ध्यान चला जाता है 2014 फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। फोर्टलेजा
डिक्लेरेशन जो ब्राजील में हुआ था। यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ब्रिक्स के अपने इंपॉर्टेंट एक बैंक होगा और एक सीआरए होगा। तो बैंक जो बना था उसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड जो इंपॉर्टेंट सीआरए था कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो दिस टू वेयर फॉर्म रिगार्डिंग फॉर्टलेजा डिक्लेरेशन, जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन की बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनडीबी का जो काम है टू काउंटर एंड सेम लाइक वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि जरूरत हो तो आपको पैसा हेल्प करती है, लोन देती है, वैसा ही काम है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का जो काम है सिमिलर टू द आईएमएफ। अगर कोई शॉर्ट टर्म क्राइसिस होती है, तो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम सीआरए। तो दिस इज ऑल आर इंपॉर्टेंट टू काउंटर द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड द हेजीमनी ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिक्स इन द जियोपॉलिटिकल सिनारियो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझ में आया कि दो इंपॉर्टेंट पिलर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन कैसे काम करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में एक इंपॉर्टेंट रेशियो बना हुआ है, आईएमएफ में एक वोटिंग पावर बना हुआ कि वो दे विल डिसाइड, यूएसए के पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स है। तो यहाँ पे वैसा वोटिंग वाला दिक्कत ना हो, वैसा एक इक्वलिटी की बात की गई है इन रिगार्डिंग कि आपका इकोनॉमी कितना भी बड़ा हो, आप कितने भी पावरफुल हो, तो ऑल कंट्रीज विच हु आर द मेंबर, हु आर द फाउंडिंग मेंबर, उनका एक इंपॉर्टेंट वोटिंग पावर होगा, उनका एक इक्वलिटी की बात की गई है। क्योंकि ऐसा सिर्फ वर्ल्ड बैंक में जो दिक्कत थी उस चीज को निकालकर यहाँ पे काम करने की बात की गई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन। तो ये फॉर्टलेजा डिक्लेरेशन याद रखिएगा एंड दिस विल हेल्प। इसके थ्रू भारत में बहुत सारे डेवलपमेंट काम हुए जा रहे हैं। भारत ने बहुत सारी जगह लोन लिया, जैसे मेरठ कॉरिडोर जो बन रहा है थ्रू दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू पैसा लिया गया। आंध्र प्रदेश में सोलर, बहुत सारे काम है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू लोन लिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सांघाई। ये सब तो बेसिक स्टैटिक पार्ट है जो आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड पिलर ऑफ ब्रिक्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉपरेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरी कंट्री, जो जितने कंट्रीज जो मेंबर्स है वहाँ डाइवर्सिफाई ये देखा गया है। तो पीपल टू पीपल कॉपरेशन बहुत मायने रखता है टू इन्हांस, टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज। तो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ब्रिक्स यूथ पार्लियामेंट्री फोरम, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कॉपरेशन जो पीपल टू पीपल टाइज को इन्हांस करता है, जो कल्चरल टाइज को इन्हांस करता है। क्योंकि अगर आप रसिया देखें तो रसिया के साथ भारत के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, वहाँ पे भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, जिसके कारण हमारा रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होता। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पिलर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिक्स। तो याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड एंड थर्ड वन। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट ब्रिक्स। अब ये हमारा टॉपिक है जो करंट डेवलपमेंट्स है। व्हाट वी हैव डिस्कस अर्लियर वो एक तरीके से स्टैटिक पार्ट है जो आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से चीज समझना है कि करंट्स को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है और यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन थोड़ा सा जो स्टैटिक पार्ट होता है, जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसको भी क्लियर रखना होगा, वो भी यूज किया जाता है व्हेन यू राइट आंसर कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। Now, when we talk about the BRICS 2024, हमने जब टाइमलाइन में देखा था इन 2024 जोहान्सबर्ग, वहाँ पे डिसाइड हुआ कि 4 कंट्रीज विल बी बिकम द मेंबर। 2 कंट्री थी सऊदी अरबिया, ईरान, इथोपिया एंड इजिप्ट। उस समय अर्जेंटीना ने भी डिसाइड किया था कि हम आने वाले समय में मेंबर बनेंगे, पर दे विल डिसाइड, लास्ट में बोला कि नहीं हम मेंबर अभी नहीं बनेंगे, नॉट द राइट टाइम, इसको लेकर। अब ब्रिक्स प्लस या ब्रिक्स एक्सपेंशन की जब भी बात करते हैं तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर नॉट रेडी रिगार्डिंग एक्सपेंशन। लेकिन रसिया और चाइना बहुत इगरली चाहते थे कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। भारत का ये समझना था कि अभी सही टाइम नहीं है ब्रिक्स का एक्सपेंशन की, धीरे धीरे चीजें अपने मुताबिक नहीं होंगी, द पॉलिटिकल प्रेशर, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये सही टाइम नहीं है ब्रिक्स का एक्सपेंशन। बट चाइना एंड रसिया जो ऐसे ब्लॉक्स है
जिनका रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत खराब था, तो उनको लगा कि नहीं सही टाइम है, तो द डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड विद द प्रेशर ऑफ चाइना, रसिया ने भी कहा कि नहीं यही टाइम पे एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंशन जब हम देखते हैं इन 2024, तो जो दो नई कंट्रीज आए थे, जो इंपॉर्टेंट 4 कंट्रीज आए थे, ईरान देखिएगा, ईरान हैव ए स्ट्रॉन्ग टाइज विद चाइना। वेस्ट कंट्रीज में अगर चाइना का सबसे स्ट्रॉन्ग कोई पार्टनर है वो ईरान है, और ईरान पे भी वही सैंक्शंस लगे हैं जो रसिया पे लगे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिक्स। ऐसे नहीं कि डिसाइड हो गया कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना, इसके पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थे, क्या थे वो भी हमें समझना पड़ेगा। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिक्स एक्सपेंशन। नाउ दिस इज द लेटेस्ट समिट जो अभी रसिया में हुआ था, कजान डिक्लेरेशन की जब हम बात करते हैं, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अब ये डिक्लेरेशन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये समिट में क्या क्या हुआ, ये समिट का जो बेसिक चीज है वो क्या हुआ। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन, तो दिस इज द बेसिक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब समझिए, इन रसिया में ये 16 समिट हुआ, 16th समिट इन रसिया, जो शहर में हुआ था उसी का नाम है कजान। एंड इस चीज को लेकर जो आउटकम आया वहां पे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज को हमें समझना है। पहला, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, फूड सिक्योरिटी को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर एक इंपॉर्टेंट एक्सचेंज सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द 16 समिट जो बात किया गया था, जो थीम रखा गया था, आउटकम्स हुए। तो ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, यूक्रेन को लेकर चर्चा हुआ था, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वो चीज़ चल रहा था उसको लेकर भी चर्चा हुआ। यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स को लेकर बात किया गया, मेडिएशन प्रपोजल्स को लेकर बात किया गया, जहां पे इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडिया वांट कि हम मेडिएट कर सकते हैं, वी कैन इजिली पीस एंड सिक्योरिटी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो स्टेबिलिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस ऑल आर द आउटकम। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म, जहाँ पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात की गई है, आईएमएफ को रिफॉर्म करने की बात की गई है, यूएनओ को रिफॉर्म करने की बात की गई, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात की गई। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया व्हेन वी टॉक अबाउट द कजान आउटकम्स। नाउ वी इंपॉर्टेंट बिग कैट कंजर्वेशन, इसको लेकर इंपॉर्टेंट अलायंस बनाया गया, कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर चर्चा हुई है। द वेस्टर्न सेंसन्स, जैसे रसिया पे भी सेंसन्स लगे हुए हैं, ईरान पे भी लगे हुए हैं, आपने पढ़ा होगा काटसा। दिस इज द इंपॉर्टेंट सेंसन्स जो रसिया और ईरान पे लगा है, जिसको बोलते हैं काटसा का फुल फॉर्म क्या है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेंसन्स एक्ट। तो एक तरीके से उनके एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे एक तरीके से सेंसन्स लगाया गया, उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सेंसन्स जो आपने पढ़ा होगा काटसा में। व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडिया यूएस रिलेशंस और इंडिया रसिया रिलेशन जब आपने पढ़ा होगा, तो काटसा चीज आपने जरूर पढ़ा होगा। दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग दिस अनलॉफुल मेजर्स, जो उन्होंने बताया कि ये जो सेंसन्स लगे हुए हैं जिसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, यूएसए का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना, पेरिस क्लाइमेट को लेकर बात करना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर दिस डिस्कशन गोइंग ऑन। मिडिल ईस्ट को लेकर जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, मिडिल ईस्ट को लेकर, फलस्तीन को लेकर, ईरान इजराइल को लेकर, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट थिंग वे डिस्कस इन दिस सबमिट। एंड लास्ट में ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। लोकल करेंसीज की बात की गई है, ट्रेड बैरियर्स की बात की गई, और यहीं पे बात की गई है डी डॉलराइजेशन की बात, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा था अगर ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन को लेकर आगे बढ़ती है तो वहाँ पे बहुत सारे सेंसन्स लगा दिए गए जाएंगे रिगार्डिंग इंपोर्ट। अगर कोई भी सामान ब्रिक्स कंट्री से आते हुए 100% इंपोर्ट बैरियर्स लगा दिए जाएंगे। तो दिस इज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। और ब्रिक्स कंट्रीज एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना चाहती है रिगार्डिंग स्विफ्ट जो सिस्टम है, उससे एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना चाहती है जिसमें वो ट्रेड कर सके, करेंसी पेमेंट कर सके। और जहां पे डी डॉलराइजेशन की बात की गई, तो डी डॉलराइजेशन अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग ब्रिक्स आल्सो एंड द जियोपॉलिटिकल सिनारियो। अब ये डी डॉलराइजेशन क्या होता है पहले ये समझिए। When we talk about the de-dollarization, this is the important one you have to understand. Basically, de-dollarization refers to replace US डॉलर। यूएस लगभग जितना वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होता कॉमन करेंसी बना दी है, डोमिनेंस ऑफ यूएस पावर हेजीमनी, एक कॉमन
करेंसी ट्रेड के लिए यूज किया जाता है डॉलर। अब वो 80% जो वर्ल्ड की जो जितनी ग्लोबल ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है। अब ये धीरे धीरे ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का डोमिनेंस को खत्म करने के लिए द डेवलपिंग कंट्रीज क्यों हमारा एक अल्टरनेटिव सिस्टम हो, हमारा एक अल्टरनेटिव करेंसी हो, जैसे यूरोपियन यूनियन में यूरो यूज किया जाता है। चाइना बहुत जगह बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कंट्रीज है वहां पे वो अपना युआन यूज करती है। तो दिस ऑल आर द अल्टरनेटिव सिस्टम। अब इसको नुकसान किसका हो रहा है? द हेजिमनी ऑफ यूएसए। हेजिमनी कम होते जा रहा है, उनका डोमिनेंस खत्म होते जा रहा है। तो डी डॉलराइजेशन के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, और इसमें भारत का जियो पॉलिटिकल फायदा नुकसान क्या, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है। अब हम जब डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये तो बेसिक आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर दो कंट्री तैयार हो जाती हैं ऑन देयर ओन करेंसी, जैसे भारत ईरान से अगर कुछ लेता है तो वो अपने करेंसी में पेड करेगा, और ईरान अगर भारत से कुछ लेता है तो वो अपने करेंसी में पेड करेगा। वहां पे डॉलर यूज नहीं किया जा सकता। वैसे भी उन पे सेंसन्स लगे हुए, तो डॉलर तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो काटसा के अंदर आते हैं, ईरान एंड रसिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव सिस्टम, हेल्प द रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये बहुत आसान है, चीजें सस्ती होंगी और उनके बीच में अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे, उनके बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा। इसके बहुत फायदे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन व्हेन वी टॉक अबाउट द डी डॉलराइजेशन। दूसरा, मल्टीलेटरलिज्म की बात की गई है। दिस डीडोलराइजेशन हेल्प इन मल्टीलेटरलिज्म, ना कि एक सिंगल डोमिनेंस हो, एक हेजीमनी हो कि पर्टिकुलर चीज का। तो मल्टीलेटरलिज्म की हम जब भी बात करते हैं, वेयर डीडोलराइजेशन हेल्प टू फॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिक सेंसन्स लगे हुए हैं, मैंने आपसे अभी भी बात किया। काटसा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां हमने समझा ईरान और रसिया को लेकर। इकोनॉमिक सेंसन होने के कारण डीडोलराइजेशन की बात की जा रही है। तो दैट वाई दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत स्ट्रांगली इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर यूएसए बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ब्रिक्स को लेकर। इसलिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकाला, जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कशन में बोला कि ट्रंप ने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर ब्रिक्स डीडोलराइजेशन की बात करती है, अल्टरनेटिव सिस्टम लेकर बात को लेकर आगे बढ़ती है, तो उन पे बहुत सारे सेंसन्स लगाए जाएंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजंस, हमने बात किया है कि चाइना का यूएसए के साथ रिलेशंस, द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन ब्रिक्स, ईरान का एंट्री इन द ब्रिक्स। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिचुएशन। रसिया और यूक्रेन का, रसिया के ऊपर सेंसस। तो दिस ऑल आर द जियोपॉलिटिकल रीजंस हेल्प in the moving toward the de-dollarization. So this is all are the important point when we talk about the de-dollarization. ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ से कुछ भी अगर de-dollarization को लेकर आए या क्वेश्चन क्लब कर दिया जाए ब्रिक्स को और de-dollarization को, तो आप यहाँ आप समझ सकते हैं कैसे हमें लिखना है। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट इंडिया एंड ब्रिक्स। जब हम इंडिया और ब्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे लिए ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर दैट रीजन हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, दूसरा इकोनॉमिक, एंड थर्ड साउथ साउथ कॉपरेशन। वी नो दैट इंडिया इज द लीडर इन द ग्लोबल साउथ कॉपरेशन। फॉर दैट रीजन ब्रिक्स में जितने कंट्रीज हैं एक तरीके से पार्ट ऑफ, अगर रसिया को हटा दिया जाए तो ऑल कंट्रीज आर, जो मेंबर बने हैं नए, दे ऑल आर इन द ग्लोबल साउथ। तो दैट रीजन G77 की हम बात करते हैं। चाइना उसका मेंबर नहीं है, लेकिन सारे फंडिंग सारे चीज उसमें पार्टिसिपेट करता है। चाइना इज इनविजिबल इन G77 बट वन ऑफ द कोर इन द ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, जहां पे इंडिया एक लीडर की तरह काम करता है। इसलिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात हम करते हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज व्हेन वी डिस्कस इंडिया एंड ब्रिक्स। हम जब डोमिनेंस की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल की बात करते हैं, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन इन द स्ट्रेटेजिक। भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि में कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। आफ्टर द एंट्री ऑफ ईरान और भी ब्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि द चाबहार पोर्ट एंड द ईरान इज द
important point where we have to enter into the Central Asia. तो एक तरीके से ब्रिज का काम करती है इन द वेस्ट एशिया एज वेल एज सेंट्रल एशिया. तो दिस ऑल आर द स्ट्रेटेजिकली ब्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी बड़ी ग्लोबल ट्रेड को वो वॉल्यूम को कवर करती है. फॉर दैट रीजन ऑल्सो हमारे लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट 5 ट्रिलियन हम जो बात करते हैं उसके लिए भी ब्रिक्स हमारे ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया एंड ब्रिक्स. नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट वन, सिग्निफिकेंस. ब्रिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इट रिप्रेजेंट्स मल्टीलैटरलिज्म. अगेन वी डिस्कस कि मल्टीलेटरिज्म को लेकर ये बहुत चीज यहाँ पे चर्चा होती है. हम एक फेज से निकलकर मल्टीलेटरलिज्म की तरफ आते हैं वेयर वी हैव रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ईच कंट्री. वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं यहाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन. These all are the important significance. Third important है, next important alternative to Bretton Woods Institution, जो आपने IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने डिस्कस किया है ईस्ट. तो दिस ऑल आर द important point when we talk about the economic coupling from the west. These all are the significance when we talk about the BRICS: multilateralism, new world order, global south cooperation, alternatives to the Bretton Woods institutions, economic decoupling from the west. तो these all are the important significance. जब ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस. जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे जो चैलेंजेस है तो डोमिनेंस ऑफ थ्री. डोमिनेंस ऑफ थ्री का मतलब हो गया इंडिया, रसिया, चाइना. ऐसा माना जाता बाकी जितने कंट्रीज हैं, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, ब्राजील की बात करें जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, वहां पे एक थ्योरी चल रहा है कि द डोमिनेंस ऑफ इंडिया, रसिया, चाइना, ये तीनों डिसाइड करेंगे कौन मेंबर एंट्री करेंगे, कौन मेंबर एंट्री नहीं करेंगे, कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए. तो डोमिनेंस को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन उठा रहता है ब्रिक्स को लेकर और चैलेंज को लेकर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइनीज पुश फॉर एक्सपेंशन, और वी कैन से चाइनीज डोमिनेंस. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी अंडरस्टैंड. अभी हम समझेंगे कि ये इसके जो पॉलिटिकल एनालिसिस जब हम करेंगे ब्रिक्स को लेकर, तब हमें समझ में आएगा कि हम ये चीज क्यों बोल रहे हैं. एंड लास्ट, overlapping with groupings like IBSA और एंड बेसिक. ऐसे भी ग्रुपिंग्स है जो यही काम करते हैं, तो उनके साथ ओवरलैप करना क्यों ना होना. जैसे IBSA का मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बेसिक का मतलब ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना. तो ऐसे भी ग्रुपिंग्स हैं जहां पे ये सारे कंट्रीज है, उनके साथ ओवरलैप करना. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट challenges when we talk about the BRICS. तो we have discussed all point regarding BRICS. अब एक लास्ट चीज है जो हमें समझना है, the geopolitical analysis regarding BRICS. अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा जो सिनॉप्सिस है ये हमें एक्सप्लेन कर देता है कि ब्रिक्स. जब हमने बात किया कि चाइना का डोमिनेंस को लेकर, तो चाइना बहुत ईगर है रिगार्डिंग बेलारूस को लेकर कि बेलारूस ना आने वाले समय में बेलारूस आगे मेंबर बने, क्योंकि वो एक तरीके से चाइना का जो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है उसमें फंस चुका है. चाइना चाहती है पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बने. तो जो डोमिनेंस हो गया, और चाइना चाहती है वो कंट्रीज के मेंबर बने जहां पे चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चाइना का ज्यादा डोमिनेंस है. अगर हम बात करें सऊदी अरबिया एंड यूएई, इनका एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कारण था रिगार्डिंग द एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन.
एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इनके पास ह्यूज रिसोर्सेस हैं। तो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रसिया के पास भी बहुत सारे रिजर्व्स है एनर्जी को लेकर, उन पे बहुत सारे सेंक्शंस लगे हैं। अगर वो ब्रिक्स के मेंबर बनते ऐसे कंट्रीज, तो हम एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं। नए कंट्रीज बनने के बाद मैक्सिमम 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ ब्रिक्स कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको समझना होगा कि ये कंट्रीज क्यों इंटर किए। व्हेन वी टॉक अबाउट द ईरान, ईरान को क्यों इंक्लूड किया गया? बेसिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखा जाए ईरान का, तो इट्स अ कनेक्टिंग लिंक और ब्रिज का काम करती है टू द सेंट्रल एशिया और द साउथ एशिया। तो वहां पे ईरान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए चाइना बहुत ईगर थी रिगार्डिंग ईरान का एंट्री इन ब्रिक्स। दूसरा जो हमने डिस्कशन में बात किया था, चाइना फेवर रिगार्डिंग द पोजिशनिंग ऑफ या इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स इन ब्रिक्स। तो ईरान के लेकर बहुत अच्छा रिलेशंस है। एंड चाइना डोमिनेंस इन वेस्ट एशिया, धीरे धीरे चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ते जा रहा है वेस्ट एशिया में। वहां पे वो नया पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम है ओपन बुक डिप्लोमेसी। ओपन बुक डिप्लोमेसी के मतलब कि वी वांट टू इन्वेस्ट हियर और हमारे साथ आप अच्छे रिलेशंस बनाए। अब चाइना क्या चाहती है ईरान में कि चाबहार पोर्ट पे एक और, चाबहार पोर्ट पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो वहां पे उनको पोर्ट मिल जाए जिससे वो कनेक्ट कर दे ग्वादर पोर्ट से, एंड थ्रू ग्वादर पोर्ट वहां से वो कनेक्ट कर दे बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन से चाइना। तो ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो रूट है चाइना के लिए गेम चेंजर हो सकता है आने वाले समय में। तो चाइना का डोमिनेंस धीरे धीरे ब्रिक्स में बढ़ रहा है, उसके पीछे बहुत कारण है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो ईरान का नाम आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इजिप्ट एंड इथोपिया, अगेन ये भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है फॉर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द रेड सी को ध्यान में रखते हुए इनका एंट्री एक इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। आने वाले समय में इंडोनेशिया बिकेम द मेंबर, तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एंड टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन विद द आसियान कंट्रीज हमने इंडोनेशिया को ब्रिक्स में इंक्लूड किया। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, सिचुएशन है, आपको समझना पड़ेगा फॉर रिगार्डिंग ब्रिक्स। अब भारत क्या करती है? भारत इस वॉच कर रही है कि हमारा किसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इंडिया ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट कर रही है किस दो कंट्री को, एक टर्की को और एक पाकिस्तान को, कि वो यहाँ इसके मेंबर ना बने। बाकी कोई भी मेंबर बनती तो इंडिया के साथ उनका अच्छा रिलेशन रहता। तो दिस ऑल बाउंड्रीज वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी डिस्कसिंग अबाउट द ब्रिक्स। तो हमने जो ब्रिक्स के बारे में सारा चीज पढ़ा, एंट्री को शुरुआती दौर से लेकर स्टैटिक पार्ट को लेकर कैसे ब्रिक्स बना, द टाइमलाइन के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक्स के बारे में, जो बेसिक आइडिया मैपिंग के थ्रू। नेक्स्ट वी मूव टू द इंपॉर्टेंट कंट्रीज एंड देयर जीडीपी जो हमने डिस्कशन किया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट, एक ग्राफ मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से ब्रिक्स कवर करती है। इन नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ कॉपरेशन, जहाँ पे ये ब्रिक्स इकोनॉमिक, फिनेंशियल, कल्चरल, जहाँ पे हमने एनडीबी की बात की गई, सीआरए की बात की। नेक्स्ट वी मूव टू द इंपॉर्टेंट ब्रिक्स प्लस 2024 द 16 समिट, कजान रसिया को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए। आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट डी डॉलराइजेशन, इंडिया एंड ब्रिक्स सिग्निफिकेंस, challenges, and last the geopolitical analysis regarding BRICS. So this is all about the BRICS. In next class we will study next important organization and other important thesis regarding analysis regarding geopolitical. अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।